हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बार रिवाइज करा दूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे अपन चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपना तत्वों की आवर्त सारणी। अपन ने तत्वों को व्यवस्थित अव्यवस्थित से व्यवस्थित कैसे करते हैं वो देख लिया था। ठीक है, तो डोबेरोइन का त्रिक नियम भी देखा था अपन ने। इन्होंने क्या किया था कि जो पीरियोडिक टेबल में जो एटम प्रेजेंट है उनको 3-3 के ग्रुप में जमाया था, परंतु इन्होंने ये बोला था कि इससे आगे कोई तत्व नहीं मिलेगा। तो उसके कई तत्वों की खोज की गई, तो डोबेरोइन का त्रिक नियम भी फेल हो गया। मैंने ये सारे नोट्स पार्ट 1 में करवा दिए हैं, तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखना। ठीक है, देन पार्ट 2 पे आना। ओके, मैंने ये सारे नोट्स उसमें करवा रखे हैं। मेंडलिप की आवर्त सारणी वगैरह, मेंडलिप ने क्या आवर्त सारणी में क्या वर्ग बताए थे, किसको वर्ग कहा था, किसको आवर्त कहा था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें करवा रखे हैं। तो ठीक है, ओके। देन इसके बाद अपन तत्वों को व्यवस्थित कैसे किया। उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने आवर्त सारणी में क्या क्या बनाया, उन्होंने तत्वों के गुणों का अध्ययन कैसे किया और परमाणुओं में क्या क्या सुधार किए, ये सारी चीज़ें अपन ने पार्ट 1 में कर ली थी। ठीक है, उन्होंने दुर्लभ मर्दक और उसकी सीमाएं, मेंडलिप की सीमाएं, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलिप की क्या सीमाएं, उसके आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में करवा दिए। तो आज इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। चैप्टर नंबर 5 का अपना है पार्ट 2, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलिप ने क्या किया था, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी, है ना। देखो, मेंडलिप ने तो पुरानी जो पहले की जो आवर्त सारणी थी उसके बारे में बताया था। तो जो हेनरी मोजेले ने बताया कि मेंडलिप ने भी आवर्त सारणी की खोज की, लेकिन उन्होंने जैसे उन्होंने खोज की तब कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी। जब उन्होंने आवर्त सारणी का अध्ययन किया तब कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान बना रखा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी आवर्त सारणी कंप्लीट होने के बाद नए तत्वों की खोज हुई। तो नए तत्वों की खोज हुई तो आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन किसने किया, हेनरी मोजेले ने। ठीक है, तो सन 1913 में हेनरी मोजेले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा उसकी परमाणु संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा, जैसे बोलूँ मैं C612, तो ये अपना क्या होगी, परमाणु संख्या होगी। जो नीचे लिखी होती है वो परमाणु संख्या होती है, और जो ऊपर लिखा होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। मैंने ये 18 वर्ग और 7 आवर्त इससे पहले वाली वीडियो, मैंने पीरियोडिक टेबल की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया थी कि आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं और एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। मैंने सारी बातें उस पीरियोडिक टेबल में बताई है, तो आप पहले पीरियोडिक टेबल की वीडियो देखना। ठीक है, देन तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ, क्या क्या लाभ है इसके। प्रत्येक वर्ग में केवल एक ही वर्ग होता है, वहाँ उपवर्गों का कोई स्थान नहीं होता है। जबकि मेंडलिप ने क्या किया था, वर्गों के साथ उपवर्गों को भी स्थान दिया था, है ना। वर्गों के साथ उसने उपवर्ग को भी स्थान दिया था। लेकिन आधुनिक हेनरी मोजेले ने क्या किया, सिर्फ एक वर्ग में केवल एक ही तत्व को स्थान दिया। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का विभाजन उनके गुणों को समझने में सहायता करता है। देखो, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, सेम गुण वाले जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक में, फिर जो थोड़े अलग हैं जिनके तत्वों के सेम है उसमें पी में, डी में और एफ में। मैंने पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं और एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, मैंने सारा पीरियोडिक टेबल में समझा रखा। तो इससे पहले वाली वीडियो वही है ना। किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के लिए एक स्थान निश्चित किया गया, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। देखो,
समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, जबकि समबारिकों का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है और परमाणु द्रव्यमान समान होता है। देखो हर चीज़ के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। हर चीज़ हर तरफ से परफेक्ट नहीं होती। तो देखो लाभ है तो उसकी कमियां भी हैं। हाइड्रोजन की स्थिति मेनलिप की सारणी के समान ही है। इसे क्षार धातुओं के साथ रखा गया है परंतु इसके कुछ गुण हेलोजन के समान भी हैं। जो मेनलिप ने बताया था ना, वही हेनरी मोजेले ने जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनको क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, जबकि उनके कुछ गुण किससे मिलते हैं? हेलोजन से मिलते हैं। लेंथेनोइड व एक्टिनोइड को आवर्त सारणी के मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें आवर्त सारणी के तल से पृथक रूप से रखा गया है ना। ठीक है, तो ये अपनी कमियां हैं। ये कमियां और लाभ 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट्स बना लेना। देखो मैं आपको इतने अच्छे से नोट्स बना के दे रही हूँ, आप कहीं कोचिंग में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कोचिंग तो अपन को जाना ही नहीं है, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करें अपन और क्यों पैसे बिगाड़ें जब अपन को इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब से, है ना। इसमें आपके ना तो पैसे लगते हैं ना कुछ। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। संयोजकता सबसे पहले आती है अपनी संयोजकता। किसी तत्व की संयोजन की क्षमता उसके परमाणु के बाह्यतम ऊर्जा कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है। संयोजकता किसे कहते हैं? कोई तत्व है उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है, इसे संयोजकता कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक होती है, फिर 1 से घटकर उत्कृष्ट गैसों की स्थिति में 0 हो जाती है। देखो S से अपन P ब्लॉक तक जाएंगे ना तो संयोजकता बढ़ेगी, फिर P ब्लॉक के एंड में जाने तक और उत्कृष्ट गैसों के पास आने पर इनकी संयोजकता घटने लगती है। ठीक है, ओके। चलो अगला आता है अपना परमाणु आकार। परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु आकार से किसका पता चलता है? परमाणु त्रिज्या। नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। देखो मैंने बताया था ये अपना केंद्र है, इसके बाहर ये बाह्यतम कोश होते हैं, है ना। इसको K, L, M और एक और होता है जिसे N बोलते हैं, और इससे इसकी तक की दूरी क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है। आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुविक त्रिज्या के मान में कमी आती है। देखो इधर दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, जो तत्व होते हैं ना उनके आकार में कमी आती है। आकार में कमी आएगी तो परमाणुविक त्रिज्या में भी कमी आएगी, जबकि ऊपर से नीचे आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुविक त्रिज्या का मान बढ़ता है। वर्ग में परिवर्तन। आवर्त सारणी के वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, धात्विक और अधात्विक, है ना। धात्विक गुण, धात्विक और अधात्विक क्या क्या गुण पाए जाते हैं? किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक आकार बढ़ता है, ये ध्यान रखना। धात्विक गुण कब बढ़ेगा? क्योंकि जब तत्वों का परमाणुविक आकार बढ़ेगा तो धात्विक गुण भी बढ़ेगा। आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। ठीक है, अब देखो ये लिख लेना नोट करके, वैसे इम्पोर्टेंट है। धातु और अर्धधातु और उपधातु किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा में आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें अर्धधातु और उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? ऐसी धातुएं जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाती हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाती है, उन्हें अपन उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। तो ये अपना 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने इसके सारे नोट्स कंप्लीट करवा दिए, तो आप नोट्स बना लेना। ठीक है, और इसको अच्छे से देखना। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल भी समझा दिए। जब तक आप पीरियोडिक टेबल नहीं देखोगे आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को
शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, मैं जो पढ़ाती हूँ आपको समझ में आता है या नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।